Welcome. From this session, we'll also be doing the notes making strategy along with what we are studying. So, greetings at whatever time you're watching. This is our GS3 and subject is economy. This is lecture 2 and we'll do it in part 2. This will be economic planning. And in this series, we'll be also doing along with what we are studying नोट्स मेकिंग के स्ट्रैटेजी भी मैं आपको साथ के साथ बताता जाऊंगा कि GS3 के इकोनॉमी पोर्शन के लिए नोट्स स्पेसिफिकली कैसे बनाना है. So let's get going. Welcome my fellow UPSC aspirants. So before we start economy planning, हम syllabus देख चुके हैं. In the introductory video I have given you all the idea about how to approach the syllabus and how to make the notes. Okay, हम इसमें ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे. इकॉनमी बहुत लंबा है, थोड़ा जल्दी जल्दी करूँगा मैं. एंड आई एक्सपेक्ट यू टू बी एट माई पेस. ओके, देखो पहला क्वेश्चन क्या है. देखो, हाउ आर द प्रिंसिपल फॉलोड बाय नीति आयोग डिफरेंट फ्रॉम फॉलोड बाय दोज फॉलोड बाय अर्स्टवाइल प्लानिंग कमीशन. एकदम डायरेक्ट क्वेश्चन है क्योंकि वो 2015 में गवर्नमेंट ने प्लानिंग कमीशन को हटा के नीति आयोग आया था. एकदम हॉट टॉपिक था. वी डिड इट. डिस्टिंग्विश बिटवीन केयर इकॉनमी एंड मोनेटाइज्ड इकॉनमी. मैंने आपको बताया कि केयर इकॉनमी जिस साल ये क्वेश्चन पूछा गया तो उससे पहले कोई नहीं पढ़ा रहा था. बट अगर एग्जाम में आपको आ जाता और आपके पास ऑप्शन नहीं होता इसको छोड़ने के लिए, तो हाउ डू यू हैव अप्रोच्ड इट. बताया मैंने कि केयर इकॉनमी को नॉर्मली सोचो, रिसोर्स मोबिलाइजेशन पे ही सोचो या प्लानिंग पे ही सोचो, एंड देन वी वुड हैव आंसर्ड इट. ठीक है, थोड़ा सा वर्बैटियम मीनिंग ही लगाते तो पता लग जाता. ठीक है, एंड हाउ कैन द केयर इकॉनमी बी ब्रॉट इनटू मोनेटाइज्ड इकॉनमी थ्रू वुमेन एम्पावरमेंट. अब देखो इसमें थोड़ा सोसाइटी का एंगल भी है एंड देन वी ऑल्सो हैव रिसोर्स मोबिलाइजेशन का भी, एंड हाउ कैन में दैट इज प्लानिंग ऑल्सो. नेक्स्ट this becomes again resource mobilization का part, but we'll see. Among several factors, India's potential growth, the saving rate is, ये चलो यहाँ नहीं करेंगे, ये पूरा रिसोर्स मोबिलाइजेशन का है. हाउ फिजिकल रिसोर्स मोबिलाइजेशन का है. सो प्लानिंग कमीशन पे हमें ये दोनों मिल रहा है. प्लानिंग पे, नॉट प्लानिंग कमीशन बट प्लानिंग पे. तो हमारा अप्रोच पढ़ने का होगा, मैंने आपको बता दिया है कि इकॉनमी प्लानिंग पढ़ेंगे, डेफिनेशन पढ़ेंगे, प्लानिंग इन अर्ली इंडिया पढ़ेंगे, प्लानिंग टुडे, नीड, रोल, सिलेबस से लिंक करके बताया मैंने आपको. तो देखो कोई भी चीज़ शुरू करेंगे ना, आपको अपने नोट्स भी देखो, नोट्स मेकिंग स्ट्रैटेजी में आपको यही करना है. बिफोर यू स्टार्ट एनी टॉपिक, जैसे इकॉनमिक प्लानिंग है, तो इकॉनमिक प्लानिंग पढ़ने से पहले हम उसके क्या क्या डायमेंशन को पढ़ना है ये हम क्लियर कट नोट डाउन करेंगे. अब इससे क्या होगा कि जब एग्जाम से पहले हमको रिवाइज करना होगा ना, तो हम इकॉनमी प्लानिंग खोलेंगे और देखेंगे कि अच्छा मेरे को डेफिनेशन याद है ना, हाँ याद है. अर्ली प्लानिंग याद आ रहा है, हाँ याद आ रहा है. प्लानिंग टुडे याद आ रहा है, याद आ रहा है. अचीवमेंट याद आ रहा है. ऐसे होगा रिविजन. क्योंकि अगर पूरे ग्रंथ खोल के बैठ जाएंगे पढ़ने के लिए तो रिवीजन नहीं हो पाएगा. आई एम टॉकिंग अबाउट अ डे बिफोर, अ नाइट बिफोर एग्जाम. ठीक है, तो नोट्स अपने को उस समय के हिसाब से बनाना है कि उस समय कितना पढ़ा जाएगा मेरे से. ठीक है, एंड रिमेंबर हमेशा नोट्स ऐसे ही बनाना है. डू नॉट टेक एनी अदर शॉर्टकट. कोई दूसरा शॉर्टकट नहीं है और होना भी नहीं चाहिए माय डियर फ्रेंड्स. ओके, तो चलिए, दीज आर द डायमेंशन. मैं आपको बता देता हूँ. प्लानिंग पढ़ेंगे, डेफिनेशन पढ़ेंगे ऑफ प्लानिंग, प्लानिंग इन अर्ली इंडिया पढ़ेंगे, देन प्लानिंग टुडे पढ़ेंगे, नीड फॉर प्लानिंग, रोल ऑफ इकोनॉमिक प्लानिंग, अचीवमेंट उसके कुछ होंगे यानी कि कंट्रीब्यूशन, देन शॉर्ट कमिंग एंड चैलेंजेस होंगे वो पढ़ेंगे, देन इकोनॉमिक रिफॉर्म्स पढ़ेंगे. व्हाट आर दोस, लाइक बैकग्राउंड उसका इकोनॉमिक रिफॉर्म का क्या था, एलपीजी रिफॉर्म क्या थे, फिजिकल रिफॉर्म क्या था, मॉनेटरी पॉलिसी का रिफॉर्म क्या था, उसके पॉजिटिव इंपैक्ट, उसके नेगेटिव इंपैक्ट, मिडिल इनकम ट्रैप, ये बहुत ज़रूरी से पढ़ेंगे, वे फॉरवर्ड, एंड देन नीति आयोग का. देखो अब ये क्वेश्चन हो सकता है दोबारा कभी ना आए. ठीक है, कि कंपेयर नीति आयोग एंड प्लानिंग कमीशन, जो नहीं ही आएगा. क्यों आएगा? बिकॉज देखो इकॉनमी इज़, जो आप प्री में पढ़ते हो ना उसका एप्लीकेशन है. तो आपका प्री वाला कंसेप्ट जब तक स्ट्रांग होगा ना तब तक आपको धीरे धीरे ये भी और समझ में आने लगेगा. अभी जो मैं पढ़ाऊंगा, अगर आपका प्री पहले से नहीं पढ़ा हुआ है तो हो सकता है थोड़ा सा ना समझ में आए कि सर क्या बोल रहे हैं. बट जैसे जैसे आप प्री पढ़ोगे और आपके पास ये नोट्स रहेंगे ना, आपको बैकग्राउंड में समझ आता जाएगा. बट ये नहीं करो कि पहले प्री पढ़ के आ जाओ, वो होता रहेगा. बट अभी लेट्स फोकस ऑन दिस. तो इकोनॉमिक प्लानिंग, हमसे सबसे पहले इंट्रोडक्शन रखेंगे, डेफिनेशन अपना. तो लिखो इकोनॉमी प्लानिंग का डेफिनेशन एज इट इज़ लिखो इसको. इसमें से 4-5 वर्ड याद आएंगे, उनको लिखना है. देखो इकोनॉमी प्लानिंग, किसी चीज़ के प्लानिंग में क्या करते हो? प्लानिंग में ये करते हो कि हाँ पहले टारगेट सेट करते हैं कि अच्छा चलो मुझे यहाँ से निकलना है और लेट्स से मुझे दिल्ली जाना है. तो दिल्ली जाना है तो प्लानिंग करेंगे कि हाँ मुझे दिल्ली जाना है, फलाने फलाने डेट को जाना है. ये हो गया मेरा टारगेट. ठीक है, मुझे दिल्ली जाना है, घर से निकलना है और लेट्स से दिल्ली जाना है. सो दिस इज, नाउ हाउ विल आई बी गोइंग, दिस इज प्लान. आई हैव सेट माई एम कि दिल्ली जाना है. हाउ विल आई बी गोइंग इज़ माई प्लान. प्रायोरिटी क्या है मेरा कि यहाँ मुझे सेफली और सस्टेनेबली पहुँचना है. तो इकोनॉमी प्लानिंग का भी तो यही काम होगा ना. क्या है? सिस्टमैटिक एंड गोल ओरिएंटेड प्रोसेस. एकदम गोल ओरिएंटेड है कि दिल्ली पहुँचना है मुझे. थ्रू विच गवर्नमेंट डज वॉट, आइडेंटिफाइज इकोनॉमिक प्रायोरिटी
सेट्स डेवलपमेंट टारगेट, देखो वही चीज़ों में पढ़ा रहा हूँ, एंड एलोकेट्स रिसोर्सेज, जैसे आपने प्लान कर लिया यहाँ से जाने के लिए, फिर क्या करोगे, अपने ब्रश पेस्ट पैसा वैसा सब कुछ डिसाइड करोगे, क्या टिकट है, कितना पैसा खर्चा करना है, कैसे जाऊँगा, तो आपने क्या किया, रिसोर्स को एलोकेट किया, ठीक है, सच एज ह्यूमन, फाइनेंशियल एंड फिजिकल रिसोर्सेज, यहाँ जितने तरह के रिसोर्सेज हैं गवर्नमेंट के पास, गवर्नमेंट यूज़ करेगी उनको, ठीक है, टू अचीव वॉट, लॉन्ग टर्म ग्रोथ एंड ओवरऑल वेलफेयर ऑफ द कंट्री। देखो किसी भी इंट्रोडक्शन को पढ़ने का यही तरीका है, उसको तोड़ तोड़ के पढ़ो कि अल्टीमेटली मैं इसको जब प्रोसेस करूँगा तो मैं इसको प्रोसेस करके कैसे रेप्लिकेट कर पाऊँगा, वो ऐसे ही करूँगा कि हाँ याद करूँगा इकोनॉमी प्लानिंग ये था, सरकार की एक एजेंडा होती है कि हाँ मुझे एक गोल ओरिएंटेड प्लान बनाना है जिसमें प्रायोरिटी मेरा इकोनॉमिक सेक्टर है, डेवलपमेंट सेक्टर मतलब इकोनॉमी प्रायोरिटी है, डेवलपमेंट मेरा प्रायोरिटी है, और मुझे इसके अकॉर्डिंग रिसोर्स को एलोकेट करना है, रिसोर्सेज में मेरे पास क्या क्या है। देखो अगर मैं यहाँ लिखूँ ना एलोकेट रिसोर्स इज़ एनफ, मुझे ह्यूमन फाइनेंशियल फिजिकल रिसोर्सेज लिखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ एलोकेट रिसोर्सेज फॉर लॉन्ग टर्म ग्रोथ एंड वेलफेयर ऑफ द कंट्री, ये भी एनफ है, डिपेंडिंग अपॉन मार्क्स कैसा है आप उसमें फिलर्स डालोगे, ठीक है। नव आ जाओ, अब नेक्स्ट क्या है, प्लानिंग इन अर्ली इंडिया। तो अर्ली इंडिया में प्लानिंग कैसे होती थी, उसका एक एवोल्यूशन रहा होगा कि भाई पहले आज़ाद हुए हम, फर्स्ट 5 ईयर प्लान आया, फिर सेकंड 5 ईयर प्लान आया, थर्ड 5 ईयर प्लान आया, फिर हॉलीडे प्लान आया, ठीक है, फिर आपका हाँ हॉलीडे प्लान आएगा, फिर रोलिंग प्लान्स आता है, फिर 5 ईयर प्लान्स आते हैं, फिर आपके पास सिंगल ईयर प्लान्स आते हैं, ठीक है। तो उसी हिसाब से पढ़ेंगे। तो सबसे पहला क्या था, सबसे पहला था कि सेंट्रलाइज्ड 5 ईयर प्लान्स आते थे, टॉप टू बॉटम अप्रोच था कि वहाँ प्लानिंग कमीशन बैठ के पूरे देश का नियम कानून बना देती थी, याद करो हमने पढ़ा था उसमें भी एग्रीकल्चर के इनपुट्स में कि टॉप टू बॉटम अप्रोच हो रहा है जिसकी वजह से सारी दिक्कत आ जा रही हैं, ठीक है। तो अर्ली स्टेट लेड इकोनॉमिक मॉडल था कि सब कुछ जो करेगी केंद्र सरकार ही करेगी, नॉट केंद्र सरकार, कोई भी सरकार ही करेगी। तो एग्जाम्पल में लिखोगे पहला सेंट्रलाइज्ड 5 ईयर प्लान्स था, पहले ऐसे टॉप टू बॉटम अप्रोच हुआ करता था, एग्जाम्पल में दोगे हैरोल्ड डोमर मॉडल, दिस इज व्हाट, दिस इज फर्स्ट 5 ईयर प्लान। फोकस क्या था हमारा, प्रायोरिटी कैपिटल फॉर्मेशन के ऊपर था कि अपने को इंडस्ट्री बनाना है, रिसोर्सेस बनाने, ये करना है। देन सेकेंड प्लान था महालिनोबिस प्लान, इसमें हम लोग हेवी इंडस्ट्रीज बनाए, प्रायोरिटी कैपिटल फॉर्मेशन था। देन इसमें हेवी इंडस्ट्री, जैसे मान लो इसमें राउरकेला स्टील प्लांट, राउरकेला स्टील प्लांट किसकी मदद से बनाए थे, हम लोग बनाए थे इसको जर्मनी की मदद से, राउरकेला लिख, जैसे एग्जाम्पल है बस, नॉट नेसेसरली लिखो, राउरकेला स्टील प्लांट किसकी हेल्प से, जर्मन के हेल्प। अब बताओ कि बोकारो स्टील प्लांट किसकी मदद से बनाए थे हम लोग, और दुर्गापुर स्टील प्लांट किसकी मदद से बनाए थे, ठीक है, ये आप मुझे बताओगे, लिखोगे कमेंट में, ठीक है, आई विल गेट टू नो कि कौन पढ़ रहा है कौन नहीं पढ़ रहा है, ठीक है। देन पब्लिक सेक्टर लेड ग्रोथ, हाँ पता है नहीं पता होगा, स्टिल गो गूगल इट, फाइंड इट एंड कम एंड राइट इट, थोड़ा तो एफर्ट करो ना यार, क्या चाहते हो सब कुछ पैसिव हो जाए। चलो पहला था सेंट्रलाइज्ड 5 ईयर प्लान, देन केम पब्लिक सेक्टर लेड ग्रोथ कि जो करेगी सरकार ही कर रही, पब्लिक, जैसे हल हो गया, व्हाट इज हल, हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड, बेल बन गया था, ठीक है, पीएसयूज ही सब कुछ जनरेट कर रहे थे, है ना, जैसे सेल गेल बेल जितने भी थे, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया, आपका गैस अथॉरिटी लिमिटेड, ओएनजीसी, सब कुछ गवर्नमेंट ही कर रही थी, देयर वाज नो प्राइवेट। अब देख लो यही तो ड्रॉबैक है ना इसका कि पब्लिक सेक्टर लेड ग्रोथ कितना ज़्यादा आगे जाएगा, बिकॉज सरकार के पास 50 तरह के काम हैं, ठीक है। अब क्या हुआ, HAL वॉज डोमिनेटिंग इन डिफेंस, गेल वॉज डोमिनेटिंग इन गैस, सेल वॉज डोमिनेटिंग इन स्टील, ऐसे करके, ठीक है। तो अब देखो क्या, अब उन्होंने क्या किया, अब उसको ओपन कर दिया है प्राइवेट सेक्टर के लिए, जैसे अभी जैसे डिफेंस है, डिफेंस को भी उन्होंने ओपन कर दिया प्राइवेट सेक्टर के लिए। देयर आर वेरियस कंपनी, जैसे महिंद्रा बना रही है डिफेंस के वेपन्स बना रही है, अडानी बना रही है डिफेंस के वेपन, रिलायंस बना रही है डिफेंस के वेपन्स। सो दिस आर थिंग, जैसे मान लो रफाइल का डील रिलायंस के साथ हुआ था, तो उसी तरीके से पब्लिक सेक्टर लेड ग्रोथ था। अभी ये उसका चेंज बता रहा हूँ कि कैसे चेंज हुआ। देन और क्या था कि हमारा फोकस, अभी देश आज़ाद हुआ था, हमारे पैसा बचाना था, रिसोर्सेज बचाने थे, तो हम क्या कर रहे थे, इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन कर रहे थे कि सब कुछ घर के अंदर ही बनाओ, बाहर से इंपोर्ट कुछ नहीं करना, एकदम एक तरह से क्लोज्ड इकोनॉमी की तरह फंक्शन करना चाह रहे थे हम लोग, ठीक है। फोकस ऑन डोमेस्टिक प्रोडक्शन था, हेवी ड्यूटी ऑन इंपोर्ट्स, ताकि इंपोर्ट्स को डिस्करेज किया जा सके। तो देखो अब ये प्लानिंग मॉडल आप अपने से सोचोगे कि क्या मतलब, थोड़ा सा रिफॉर्म पढ़ोगे तो रिफॉर्म में पता लगेगा कि हाँ पहला प्लान तो सच में सेंट्रलाइज्ड प्लान हुआ करता था, देन पब्लिक सेक्टर लेड ग्रोथ हुआ करता था, इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन हो रहा था,
देखो ये टर्म्स मैं आपको दे रहा हूँ, आप उसको एग्जाम में लिखोगे इन केस अगर आता है तो। देखो इसके आने का चांसेस उतना ही कम है कि मैं आपको पूरा लिखने एक्सप्लेन करने बोलेगा। आप इसको एज अ पॉइंटर याद रखोगे और जहाँ ज़रूरत पड़ी, जहाँ पे लगेगा कि ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है मेरे लिए, वहाँ पे आप इसको इन्फॉर्मेशन को यूज़ करोगे। कभी ऐसा तो नहीं है कि राइट फीचर ऑफ अर्ली प्लानिंग इन इंडिया, आ सकता है, नहीं आ सकता है नहीं कह सकते, आ सकता है कि हाउ इट हैज़ इवॉल्व्ड, तो आप उसमें थोड़ा सा ग्लिम्स तो दोगे ना कि फीचर में कैसे, तब पहले का फीचर क्या था, अभी का फीचर क्या है। ठीक है, तो लैंड रिफॉर्म एंड पॉवर्टी एलिवेशन की तरफ बढ़े हम, क्यों? क्योंकि उसके बाद से पता था कि अगर कुछ भी सस्टेन ग्रोथ करना है तो लैंड एक्विजिशन करना पड़ेगा, और लैंड एक्विजिशन करने के लिए लैंड रिफॉर्म लाने की ज़रूरत पड़ेगी। लैंड रिफॉर्म यानी कि लैंड तो फंडामेंटल राइट था उस समय 31 के अंदर, तो उसको मॉडिफाई करना पड़ेगा। फिर सारा केस हुआ अपना, कौन कौन सा, शंकरी प्रसाद वाला केस, सज्जन सिंह, केशवनंदा भारती केस, एंड धीरे धीरे करके हम इवॉल्व किए, बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन बन के निकला। हम इसको निकाल के लैंड को निकाल के हम आर्टिकल 300 में डाले, विच बिकेम आवर कॉन्स्टिट्यूशनल राइट, देन फंडामेंटल राइट, एंड देन एबॉलिशन ऑफ जमींदारी एंड लैंड सीलिंग। वी नो लैंड, ये हमने लैंड एज ए इनपुट में भी पढ़ा था। देन मिक्स्ड इकोनॉमी, मिक्स्ड इकोनॉमी की तरफ मूव किए। व्हाट डिड वी डू, हमने क्या किया, हमने अलाउ किया फॉरेन इन्वेस्टमेंट को आने देने के लिए, कि बोथ पब्लिक एंड प्राइवेट इन्वेस्ट करो। तो हम डिफरेंट एक्ट्स लेके आए, क्या था, फेरा, दिस वाज फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेटिंग एक्ट, ठीक है, वॉज इम्प्लीमेंटेड 1974 में। फिर इसको, इससे हम आगे बढ़े, इसके ड्रॉबैक्स निकले। अब देखो फेरा पढ़ने नहीं बैठ जाएंगे, 50 पेज का फेरा नहीं पढ़ लेंगे, कोई ज़रूरत नहीं है। प्री के लिए चाहिए 2 लाइन वहाँ पढ़ेंगे कि कैसे इवॉल्व हुआ था। बेंचमार्क जैसे पढ़ेंगे तो बेंचमार्क पढ़ेंगे, पहले एक्सटर्नल बेंचमार्क हुआ करता था, फिर क्या हुआ, फिर अलग अलग बेंचमार्क्स आए, ये तब पढ़ेंगे, अभी नहीं ज़रूरत है इसका। उसी तरीके से फेरा पढ़ने मत बैठना, सर फेरा तो नहीं पढ़ा आपने, नहीं, ज़रूरत ही नहीं है, क्यों पढ़ना है। जो उसकी 4-5 लाइन पॉइंट्स हैं जो प्री के लिए इंपॉर्टेंट है वो वहाँ पढ़ेंगे, अभी नहीं पढ़ना है। देन लेटर रिप्लेस्ड इट बाई फेमा, वट इज़ फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट, ठीक है, कि हम इतना ही इस प्रकार से हम फॉरेन से बोरोइंग या फिर फॉरेन से करेंसीज ला सकते हैं अपने डोमेस्टिक कंट्री में, सो दैट हम डेट ओवर बर्डन भी नहीं हो जाते। तो इट वॉज मिक्सड इकॉनमी, कंप्लीटली ओपन भी नहीं था। बैलेंस्ड ग्रोथ को फोकस कर रहे थे उस समय, क्या क्या, जैसे इक्वल फोकस वॉज प्लेस्ड ऑन डायमेंशनल ग्रोथ, जैसे कि हर चीज़ ग्रो करना है, एजुकेशन को ग्रो कराना है, हेल्थ को ग्रो कराना है, तो एम्प्लॉयमेंट को ग्रो कराना है। अब देखो ये सब कहाँ से लेके आओ, सिलेबस का ही तो पार्ट है, राइट। तो बैलेंस्ड ग्रोथ कर रहे थे। देन इंडस्ट्रियल लाइसेंस, सब कुछ लाइसेंस राज में चल रहा था, इंस्पेक्टर राज था, लाइसेंस राज था, सब कुछ के लिए लाइसेंस। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस तो एकदम नॉन एग्जिस्टेंट ही था। जैसे एग्जांपल लिखो, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट रेगुलेशन एक्ट ऑफ 1951, कि आपको पानी के लिए एक लाइसेंस लेना है, कंक्रीट बिछाने के लिए एक लाइसेंस लेना है, ट्रकें चलाने के लिए एक लाइसेंस लेनी है। तो ये पूरा इंस्पेक्टर राज था यहाँ पे, लाइसेंस राज जिसको बोलते हैं। सो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस तो एग्जिस्ट ही नहीं करता था। तो ये था फीचर ऑफ अर्ली प्लानिंग। तो अब क्या हुआ, प्लानिंग टुडे क्या चेंज हुआ। तो अब जैसे जब ये पढ़ेंगे तो हम पढ़ लेंगे इसी में नीति आयोग वर्सेस, ये वाला पोर्शन यहाँ पढ़ेंगे, नीति आयोग वाला पोर्शन को यहाँ पे भी एडजस्ट कर सकते थे, बट सिंस वो एक अलग डायमेंशन में चला जाएगा उसको यहाँ रखेंगे। बट याद रखना कि जब प्लानिंग टुडे में नीति आयोग को भी यहीं पे इनकलकेट करना है। नेक्स्ट इज व्हाट, नेक्स्ट नीड क्या आ पड़ी, इस पूरे इकोनॉमी प्लान करने की नीड क्या आ पड़ी। जैसे आपको मैंने बोला कि आप घर से निकले, अपने अपने घर से उठे और चले दिल्ली की ओर, तो यहाँ जाने के लिए जो आपने ये पूरा जुगाड़ लगाया, प्लान किया, ये किया, यहाँ जाने की नीड क्या थी, कुछ तो नीड रहा होगा। उसी तरीके से इस पूरा इकोनॉमी प्लानिंग को, असल में प्लानिंग एज अ ऑर्गेनाइजेशन, इकोनॉमिक प्लानिंग को बनाने के लिए प्लानिंग कमीशन को कोई नीड तो रही होगी। अब सोचो नीड क्या हो सकती है, एक देश के पास नीड क्या हो सकती है। करंट सिनेरियो के अकॉर्डिंग जाओ, सोचो इसको करंट से, कि भाई लॉन्ग टर्म डेवलपमेंट अचीव करना था इन फेज्ड मैनर। तो क्या आया, अब जैसे नीति आयोग अभी क्या कर रही है, नीति आयोग अभी 17 ईयर स्ट्रैटेजी, 3 ईयर प्लान, ठीक है, 3 ईयर विजन लेके आ रही है, 17 ईयर विजन, 3 ईयर प्लान्स ऐसे करके। देन वी ऑल्सो हैव एनडीसी का अभी, नेशनली डिटरमाइंड कॉन्ट्रीब्यूशन, ठीक है। ये क्या है, COP 21 में हमने अपना एग्रीमेंट दे के आए हैं, वहाँ पे प्रॉमिस करके आए कि हम अपने हिसाब से ये इतना रिड्यूस करेंगे, दैट इज़ वी हैव प्लान फॉर नेट ज़ीरो बाई 2070। नीड और क्या है, नीड इंक्लूसिव ग्रोथ की है। कहाँ से आया ये पॉइंट, इकोनॉमी के सिलेबस से आया, लिखा है इंक्लूसिव ग्रोथ चाहिए। सो एड्रेसिंग कॉम्प्लेक्स डेवलपमेंटल चैलेंज, तभी तो है इंक्लूसिव ग्रोथ। क्या क्या हो सकता है इंक्लूड में, किसको इंक्लूड करोगे इंक्लूसिव में,
पॉवर्टी, अनएम्प्लॉयड, इनइक्वालिटी, इन सबको एड्रेस करना है। और भी लिख सकते हो वुमेन, वनरेबल, सबको इंक्लूड करना है। तो नीति आयोग इसके लिए क्या करती है? नीति आयोग MPI लेके आती है, व्हाट इज़ मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स। और उसके अकॉर्डिंग डेटा से पता लगता है कि नियरली 11.2% ऑफ द पॉपुलेशन इज़ मल्टी डायमेंशनली पुअर। अब एक और चीज़ आप बताओगे, इट्स योर रिसर्च, देखो है तो वो प्री का टॉपिक, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ वो आप रिसर्च करके लाओगे, आपको प्री में ही बेनिफिट करेगा।